दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक ऐसा पावरफुल टूल कंप्लीट करने वाले हैं जो कि होने वाला है रिव्यू टैब। अब जब भी हम लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो MS वर्ड की बात हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात हो, तो डेटा में इनकरेक्शन ढूंढने के लिए, गलतियां निकालने के लिए और उन्हें करेक्ट करने के लिए एक टैब का यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटा को चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इनकरेक्ट आपका डेटा हो रहा है और कहाँ कहाँ पे आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में सारे ऑप्शन को समझने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे प्रूफिंग ऑप्शन, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, कंपेयर, कमेंट, ये सारे ऑप्शन हम लोग वन बाय वन समझने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजफुल होने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि ये रिव्यू टैब के साथ साथ हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाकी सारे टैब अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में ये हमारा रिव्यू टैब है और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी व्यू टैब के ऊपर। तो आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होंगी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, साथ में आपको पूरी प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स बना के रखी हुई हैं और उनमें कई सारा काम भी किया हुआ है। अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोगों ने गलत नहीं लिखी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं इसमें कुछ गलतियाँ निकालूँ। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल्स लिखा हुआ है और मैं इस फेस्टिवल की स्पेलिंग को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फेस्टिवल्स की स्पेलिंग में कुछ इस तरह से मिस्टेक करता हूँ। और जब मैंने इसमें मिस्टेक की तो आप देखिए उसके नीचे एक रेड लाइन शो हो रही है। ये रेड लाइन तब डिस्प्ले करता है जब आपकी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होते हैं। अगर आपने मिस्टेक की हुई है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है स्पेलिंग का, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड और चेंज वाले ऑप्शन। देखिए होता क्या है, इग्नोर वंस हम कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि ठीक है हमारे पास एक वर्ड है इस तरह से, हम उसको ऐसे ही दिखाना चाहते हैं, तब हम इग्नोर वंस का यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इग्नोर ऑल, तो इग्नोर ऑल तब यूज करते हैं जब हमारे पास फेस्टिवल्स, जो मैंने स्पेलिंग अभी लिखी हुई है, इस तरह के कई सारे वर्ड्स हैं और मुझे वही रखने हैं, मतलब सेम वही वर्ड रखने हैं, उनके लिए कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, लेकिन उसके लिए नीचे रेड लाइन नहीं चाहिए, तो तब हम लोग इग्नोर ऑल करते हैं। फिर इसमें ऑप्शन है ऐड। अब ऐड किस लिए होता है कि अगर मैंने कोई गलत वर्ड लिखा है और मैं चाहता हूं कि वो वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाए या उसको कभी भी गलत ना बताए, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा पढ़ाई। अब जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा तो आप देखिए इसके नीचे एक रेड लाइन शो कर रहा है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड पर क्लिक करना है। अब ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, ये कभी भी उसको गलत नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पे ना मैं इस वर्ड से रिलेटेड कुछ अलग वर्ड लिखता हूँ, ऐसे कुछ लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेलिंग उसमें चेंज कर देता हूँ। मैं इसमें लिखता हूँ PADHAI, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ BADHAI, मतलब पढ़ाई की जगह मैंने यहाँ पे लिखा बढ़ाई। अब जैसे यहाँ पे आके मैं स्पेलिंग में क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले फेस्टिवल के लिए चेक कर रहा है, जो कि मुझे चेक नहीं करना है, मुझे इसके लिए चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखना कि ये जो पढ़ाई वाला वर्ड है ना, वो भी इसकी डिक्शनरी में डिस्प्ले कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ड मैंने इसकी डिक्शनरी में ऐड कर लिया है। अब जब भी इससे मिलते जुलते वर्ड्स आएंगे तो हम इसको ले सकते हैं। अब चेंज किस लिए यूज होता है, जैसे मैंने पढ़ाई पे क्लिक किया और मुझे बढ़ाई की जगह पढ़ाई करना है, तो मैंने चेंज पर क्लिक किया तो वो वर्ड उसकी जगह चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये स्पेलिंग ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थिसॉरस की। उससे पहले हम लोग इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं और फेस्टिवल तो आ नहीं रहा है, फेस्टिवल ही कुछ आ रहा है और इसके साथ हम लोग इसको फिलहाल चेंज कर देते हैं और ऐसे करते हैं ओके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे थिसॉरस क्या करता है, ये किसी वर्ड से रिलेटेड सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को ढूंढ के दिखाता है और वहां पे दिखा के अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड सेलेक्ट किया है फूड और यहाँ पे मैं करता हूँ थिसॉरस पे क्लिक। अब ये क्या करेगा कि फूड से रिलेटेड यहाँ पे सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको किसी वर्ड की जरूरत होगी तो आप उसे क्लिक करके इधर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डाइट पे क्लिक किया, सॉरी डाइट पे क्लिक करने पर वो डाइट ऊपर चले गया। एक्चुअली मुझे क्या करना होता है, मुझे नॉर्मली उस वर्ड पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने न्यूट्रिशन किया,
इसकी डाउट ये पॉइंट पे क्लिक करना होता है और इसे करना होता है इंसर्ट। तो अब देखिए आप देख रहे होंगे फूड की जगह न्यूट्रिशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी का। चेक एक्सेसिबिलिटी करता क्या है, ये हमारी हर स्लाइड्स को चेक करता है और देखता है कि क्या उसमें और भी कहीं पे गलतियां हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। मैंने नॉर्मली यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहला ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना आप देखिए राइट साइड में दिखा रहा है मेक ए डॉक्यूमेंट इंक्लूसिव, फिक्स दिस इश्यूज फॉर डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द डिसेबलिटी कम्युनिटी। अब ये क्या कह रहा है कि आप इस डेटा को कुछ इस तरह से बनाइए कि इसको कोई भी एक्सेस कर पाए। किसी के पास अगर कोई डिसेबिलिटीज हैं देखने में या फिर किसी और चीज़ में, तो वो भी इस डेटा को सही से देख पाए। आप इस तरह का डेटा क्रिएट करिए, इस तरह का डेटा बनाइए। ये हम लोगों को इस तरह से सजेशन कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे ये लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक बता रहा है, लेकिन यहाँ नीचे एक मिस्टेक दे रहा है, मिसिंग स्लाइड टाइटल। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली मुझे इस स्लाइड पर भेज दिया और मुझसे कहा कि इस स्लाइड के ऊपर कोई टाइटल नहीं है, आप इस पर टाइटल दीजिए। और टाइटल देने के लिए मुझे इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहा है कि आप देना चाहते हैं तो टाइटल यहाँ से दे सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे टाइटल नहीं रखना, मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। मैं एक बार दोबारा से रिव्यू पे जाता हूँ और दोबारा से यहाँ पे करता हूँ एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक। ठीक है, नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक तो हो गया इसके लिए, एक दिखा रहा है यहाँ पे आके चेक रीडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये रीडिंग ऑर्डर एक ओपन कर दिया इसने। रीडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि क्या क्या आखिर ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मैं वेरीफाई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हैं। ग्रुप 5 जो है ना वो ये है, और फिर क्या है, फिर टाइटल है माई विलेज, फिर ये है, और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास ये है। क्या आप इसको इसी ऑर्डर में रखना चाहते हो? अगर आप इनके ऑर्डर्स को चेंज करना चाहते हो तो ऊपर नीचे कर सकते हो इनके ऑर्डर्स को। आप नॉर्मली आप इसका ऑर्डर ऊपर रख सकते हो, इसका ऑर्डर ऊपर रख सकते हो। यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब इनको रीड करना होगा, जब इन्हें पढ़ना होगा, तो एक्चुअल में कौन सी चीज हमें पहले पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, वो रीडिंग ऑर्डर के थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं। आप देखिए इस तरह से इस जगह पे भी आपको एक रीडिंग ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप पढ़ने के लिए किस स्लाइड को पहले रखना चाहते हैं, किस स्लाइड को बाद में रखना चाहते हैं, वही ऑप्शन मैनेज होता है इस रीडिंग ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, अभी इस ऑप्शन को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अभी और भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी दोबारा से रिव्यू के अंदर जाते हैं। अब जैसे कि नॉर्मली मैं यहाँ पे आके चेक एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा हम यहाँ जाते हैं और करते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे ना ऑल्ट टेक्स्ट किया, ये कह रहा है कि आप उसके लिए एक नाम दे सकते हैं जो आपने इमेज दी हुई है। और अगर आपने नाम नहीं दिया है, आप जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जनरेट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, ये एक तरीके से मेरे लिए यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। बाकी अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को हटाना चाहता हूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ से लिखा रहा है मैप ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग अपनी इमेज के लिए रख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट रख सकते हैं। ये भी हम लोग कहाँ से करते हैं? ये भी हम लोग करते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर से। तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करता हूँ। फिर इसके बाद देखिए जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। अब अभी इसको मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कंटेंट होता है वो कई ऐसे लोग भी देखें जिनको जैसे कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसमें कलर सही से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप जाते हैं ना, इस रिव्यू ऑप्शन के अंदर आप चेक एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करते हैं, आपको इसमें एक ऑप्शन दिखता है इंस्पेक्ट विदाउट कलर। जब हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो कुछ इस कंडीशन में डिस्प्ले होता है, जहाँ पे हम लोगों को जो डेटा होगा वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जिन्हें डिसेबिलिटीज होगी इन कलर व्यूइंग, वो आपके डेटा को सही तरीके से देख सकते हैं। नॉर्मली मैं इसको हटा सकता हूँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को फॉन्ट के कलर में कोई चेंजेस करने होते हैं, हम लोगों को किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है, तो वो जो चीज़ होती हैं वो भी हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी हम लोगों को चेक एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आप स्लाइड का टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्लाइड के अंदर कोई टाइटल नहीं दिया है, मुझे टाइटल ऐड करना हो तो यहाँ से हम टाइटल को ऐड कर सकते हैं। और ऐड हिडन टाइटल में क्या होता है कि हम लोग एक ऐसा टाइटल ऐड करते हैं जो इसमें हमको डिस्प्ले नहीं करता है। तो ये भी हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम लोग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑलवेज यूज सबटाइटल। ये किस लिए यूज़ होता है? जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने सबटाइटल ऑप्शन में क्लिक किया। सबटाइटल के लिए आप लैंग्वेज में जाइए, आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ माइक्रोफोन तो मैंने लगा ही रखा है ऑलरेडी।
उसके बाद ये पूछता है कि आपको स्क्रीन में कहाँ पर सबटाइटल दिखाने हैं, तो वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी जैसे नॉर्मली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके कर दिया इसको बॉटम ओवरलेड, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से वो क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे ऑलवेज यूज सबटाइटल पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, जिसके लिए मैं F5 प्रेस करूंगा। अब जो भी चीजें मैं बोलूंगा यहाँ पे आप देखना वहां पे वो सारी चीजें सबटाइटल के तौर पे वहां पे लिखी हुई आ जाएंगी। अब मेरी जो बोलने की लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो लैंग्वेज है हिंदी, जो कि स्पोकन लैंग्वेज है, और जो सबटाइटल की लैंग्वेज मैंने रखी है वो रखी है इंग्लिश। तो जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में टाइप हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑलवेज यूज सबटाइटल। जहां पर अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे लोगों को दिखा रहा हूँ जहां पे मेरी लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन सामने दिए गए सबटाइटल के थ्रू वो मेरी प्रेजेंटेशन को पढ़ सकते हैं और साथ में वो भी समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आप इसके अंदर से यूज कर सकते हैं, बहुत ही ये यूजफुल ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन आपको लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लेटेस्ट चीज़ों को ही यूज़ कीजिए, इन सारे अपडेट्स के साथ आप चीज़ों को यूज़ करते रहिए। अभी मैं इसको यहाँ पे बैक कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं ऑफ कर दूँ। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम दोबारा से रिव्यू टैब के अंदर आ जाते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन की। तो ट्रांसलेट ऑप्शन किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऑप्शन हम लोग जैसे नॉर्मली अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग वो ट्रांसलेट करना हो किसी दूसरे टेक्स्ट में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ आने के बाद ट्रांसलेटर हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में था जहाँ डिटेक्टेड दिखा रहा है, और मोहित सिंह द्वारा प्रस्तुत ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जो कि मैंने हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है। और एक चीज़ और है, जैसे मैं किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली ऊपर देखिए वो इंग्लिश में वो वर्ड मेरा हाईलाइट हो जाएगा कि इसका मतलब ये है, देखिए इस तरह से। और मैं जैसे दोबारा करता हूँ देखो, अब देखोगे बाय हो जाएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ ये हो जाएगा। इसी तरह से मैं जैसे ज़्यादा टेक्स्ट ले लूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ज़्यादा टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया आप देखोगे जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको किसी अनदर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना हो देन यू कैन ट्राई विथ दिस ऑप्शंस। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल्स हैं, आप इनके थ्रू नहीं कर सकते। मैंने जापानीज में किया तो इस तरह से आ गया। आ रही है जापानीज समझ में? ऑब्वियसली नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको अभी हिंदी में ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी, तो ये रहा हमारा हिंदी वाला ऑप्शन। तो इसे भी करते हैं क्लोज। ये हो गया इस ऑप्शन के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज किस लिए यूज होता है, जैसे अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में जाता हूं, यहाँ पे अभी जो लैंग्वेज सेलेक्ट हो रही है बाय डिफॉल्ट वो है इंग्लिश इंडिया। यानी कि अगर मैं कोई गलत वर्ड लिखता हूँ, गलत वर्ड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोहित लिखता हूँ बट उसकी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक करता हूँ, ये जो वर्ड है ये गलत वर्ड है। जब भी मैं स्पेलिंग में जाऊँगा तो ये सजेशन मुझे मिलेंगे इंग्लिश इंडिया के अंदर। बट अगर मैं यहाँ पे प्रूफिंग लैंग्वेज को ही चेंज कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन में क्लिक किया, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज ऑप्शन में गया, और यहाँ आने के बाद जैसे कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है बट मैं इंग्लिश चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ न्यूजीलैंड। अब मैं इसे करता हूँ ओके। अब मैं यहाँ पे कोई गलत वर्ड लिखूंगा ना, जैसे मैंने कुछ गलत वर्ड लिखा है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेक करूंगा और यहाँ पे जो सजेशन आएंगे वो आने चाहिए थे न्यूजीलैंड लैंग्वेज के अंदर, बट अभी भी आप देखो यहाँ पे इंडिया ही लिखा आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेट कर रहे थे किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ था द स्पेलर ऑटोमेटिकली यूजेस डिक्शनरीज ऑफ द सेलेक्टेड लैंग्वेज इफ अवेलेबल। यहाँ लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, अगर जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी हुई है वो अवेलेबल होगी तो ही स्पेलर ऑप्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कमेंट्स की, जहाँ पे हम लोग अपनी इमेजेस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी टेक्स्ट के लिए कोई कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट हमें किस लिए देनी होती है या फिर किस तरह से देनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे इस पर एक कमेंट देनी है, मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इमेज शोइंग द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, तो मैंने ये चीज लिखा यहाँ पे। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये उस चीज से रिलेटेड एक कमेंट आ गया और मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप डेटा को किसी को भी डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी को भी दिखा रहे हैं, तो वह आपकी इमेज के थ्रू देख सकता है कि एक्चुअल में आपकी इमेज किस तरह से काम कर रही है। मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मैं जब शो कमेंट पे क्लिक करूंगा, जैसे कि अभी कमेंट नहीं दिख रही, मैं कमेंट्स पेन पे क्लिक करता हूँ, मुझे कमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो वो पहचान सकता है कि ये इमेज आखिर किस तरह यूज करी गई है, किस लिए ये यूज करी गई है। जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इस पे देना चाहूँ एक कमेंट, ठीक है, या फिर मैं पूरी स्लाइड के ऊपर एक कमेंट देना चाहूँ, मैं यहाँ पे करूँगा न्यू कमेंट। अब मैं इस स्लाइड के ऊपर एक कमेंट दे रहा हूँ जहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शो किया ए स्लाइड शोइंग अ मैप एंड समथिंग अबाउट द स्टेट। तो इस तरह से हम लोग कोई अदर कमेंट दे सकते हैं और उसे पोस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पूरी स्लाइड के ऊपर एक कमेंट आ चुकी है। पिछली बार जो कमेंट आई थी वो हमारे पास फोटो के ऊपर आई थी, इस बार जो कमेंट हमारे पास आई है वो हमारे पास पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर आई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ से आके प्रीवियस कमेंट, तो ये मुझे पिछली कमेंट में भेजेगा। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट, तो मुझे अगली कमेंट में भेज देगा और कमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर हमें डिलीट करनी होती है कमेंट, तो हम एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं और हम सारी कमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं इस स्लाइड की, और हम सारी कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन की। यानी कि 500 स्लाइड के अंदर कहीं पर अगर आपके पास कमेंट लगी हुई है तो वहां से आप उन्हें डिलीट करवा सकते हैं। तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपेयर ऑप्शन की। कंपेयर ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है? अगर आपके पास कम से कम 2 प्रेजेंटेशन है और आपने दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट काम किया है, तो आप उस टाइम पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में दोनों प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या कंपैरिजन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा मैं आपको बताता हूँ किस लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने अपने जूनियर को उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एडिट करने के लिए दिया। मैंने कहा कि मुझे ये एडिटिंग चाहिए, आप इसको करके मुझे दे दो। या फिर हो सकता है मुझे मेरे बॉस ने ही प्रेजेंटेशन दे दी, मुझसे कहा कि आपको ये काम करने हैं। अब जो भी मैं काम करूंगा या फिर जो भी मेरा जूनियर काम करेगा वो उस प्रेजेंटेशन के अंदर करेंगे जो हमारे पास है, और हमारे पास एक दूसरी कॉपी भी प्रेजेंटेशन की रहेगी। चेंजेस करने के बाद हम दोनों को चेक करेंगे, ओरिजिनल और एडिटेड, कि आखिर दोनों में क्या क्या कंपैरिजन हुआ है, क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें ऐड करी हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने रिमूव करी है। उन सारी चीज़ों को हम लोग कंपेयर के थ्रू देख सकते हैं, और उसके बाद कौन सा ऑप्शन हम लोगों को रखना है, कौन सा नहीं रखना, वो भी अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है जिसमें लिखा है माई विलेज सिमलधार 2, यानी मेरे पास एक प्रेजेंटेशन तो ये है, इसके साथ मुझे एक और प्रेजेंटेशन को कंपेयर करना है जो कि मैंने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं ओपन पे चले जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कई तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, मैं उसमें से इस प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ। अब यार इसमें देखोगे इसमें प्रेजेंटेशन बनी हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। आप देखोगे इस तरह से, इसमें पहली बात तो 4 ही स्लाइड है और 4 ही स्लाइड हैं और उनमें भी अलग अलग तरीके से इसमें फीचर्स लगे हुए हैं। और जो स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर जो मैं प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ उसमें हमारे पास टोटल 6 स्लाइड्स हैं और डिफरेंट टाइप से उसके अंदर हमारे पास डिज़ाइन भी बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंपेयर पे क्लिक। इसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो है माई विलेज सिमलधार, और हम यहाँ पे करते हैं मर्ज करने के बाद हमारी जो स्लाइड्स हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेंगी। क्या अभी आपको कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? फिलहाल इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब तक आप खुद से अलाउ नहीं करेंगे कि आपको ये चेंजेस रखने हैं या देखने हैं। कैसे? जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ लिख रहा है कस्टम शो सेटिंग, यानी कि इस पर एक कस्टम शो सेटिंग अप्लाई हुई है और साथ में इस स्लाइड के अंदर जितनी भी चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी इस तरह से। अब नॉर्मली जैसे इसके ऊपर दिखा रहा है कस्टम शो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिलीटेड माई विलेज। नॉर्मली मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि होता क्या है। अब जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने उस चीज़ को डिलीट कर दिया। अब ऐसा क्यों डिलीट किया उसने? क्योंकि जो पिछली वाली स्लाइड है उसके अंदर वो डेटा है ही नहीं। जो पिछली वाली प्रेजेंटेशन है, जो दूसरी प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर वो स्लाइड नहीं है, इस वजह से वो उसको डिलीटेड मान रहा है। इसी तरह से मैं इसमें क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी डिलीट मानेगा। अब ये आप कहोगे कि आप दोनों सेम है, डिलीटेड क्यों मान रहा है? इन दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, देखोगे आप तो ये बिल्कुल चेंज है और जो वो है ना उसके अंदर बिल्कुल चेंजेस है। इस वजह से सारी चीजें आपको यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं रखनी डिलीटेड, तो मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन, जैसे यहाँ पे इंसर्टेड का ये ऑप्शन है, इंसर्टेड बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे सारी स्लाइड उस प्रेजेंटेशन की यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल स्लाइड इंसर्टेड एट दिस पोजीशन। तो हमारे सारे स्लाइड जो पिछली प्रेजेंटेशन के हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। आप देखो इस तरह से आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे रिमूव करने होते हैं तो आप इसे मतलब इस तरह से अनचेक कर दो कि पर्टिकुलरली मुझे वो चीज नहीं रखनी है या फिर मुझे पर्टिकुलरली ये चीज नहीं रखनी है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन रखना है और कौन सा नहीं रखना। अब इन चेंजेस को करने के बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फाइनल करना चाहते हो
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले। जैसे आपने इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है। अब ये जो ऑप्शन आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये आपको सारे चेंजेस जो कि आपने यहाँ पे किए हैं ऐड या रिमूव, वो एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सारी स्लाइड्स जो यहाँ पे रखी हुई है आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे एक्सेप्ट। और अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको उस कंडीशन में करना होगा रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन दिस प्रेजेंटेशन। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं पहले जैसे हो जाएगी, मतलब सारे चेंजेस इसने क्या कर दिया, अभी के लिए सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब ये इस पे चले गया। फिर मैं प्रीवियस करता हूँ, ये पिछले वाले पे आएगा, मतलब एक एक करके ये पीछे को आ जाता है। और अगर मैं करता हूँ नेक्स्ट, तो ये एक एक करके आगे को मूव करेगा जहां जहां पे चेंजेस हुए हैं। अब ये हर स्लाइड में इसलिए आ रहा है क्योंकि हर एक स्लाइड में हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, इस वजह से। अब रिव्यूइंग पेन क्या होता है, मैं इसको अनचेक करता हूँ। आप देखना राइट साइड में कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, अब जैसे ही मैंने उसको अनचेक किया वो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। और हम दोबारा क्लिक करें तो उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको इसलिए ऐड किया जाता है कि हम लोग आखिर ये देख सकें कि हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आखिर क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या हम लोगों ने उसमें काम किया है और क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब अगर आपको ये कंपेयर नहीं करना, आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं देखने हैं, तो या फिर देख लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको करना होता है एंड रिव्यू। और यहाँ पे आप यस करिए, देखिए वो ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहे थे अब वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह से आप दो डेटा को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। अब इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट ऑप्शन देखने वाले हैं वो है हमारा हाइड इंक, लेकिन वो अभी डिसेबल हो रहा है। अब ये इनेबल कब होता है, जैसे कि आप देखना यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉ टैब है, और ड्रॉ टैब के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से पेन या पेंसिल वगैरह हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने डेटा के अंदर चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को समझा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये यहाँ पे इस तरह से उत्तरकाशी है, ये मैंने समझाया इस तरह से। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अल्मोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें होती है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक नैनीताल है। इस तरह से मैंने चीजें समझाई। मैं कुछ यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा था कि भाई माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं उसके अंदर, ठीक है। आप देखोगे फॉरेस्ट में तो पूरा उत्तराखंड है, ठीक है, उसके अंदर आप नेचुरल फीचर्स देखोगे तो बहुत सारे हैं उसके अंदर। तो मैंने कुछ काम किया इसके अंदर, है ना। अब अगर मैं रिव्यू के अंदर जाऊं तो आप देखना ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अभी तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो भी आपने काम किया है, लेकिन अगर आपको कुछ टाइम के लिए हाइड करना हो, हटाने नहीं है हाइड करने हैं, तो उस कंडीशन में आप हाइड कर सकते हो। गायब हो गए अभी के लिए, लेकिन वो वापस आ सकते हैं जब आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दोगे। लेकिन अगर आपको इनमें से डिलीट करना हो, उसको डिलीट ऑल इंक ऑन स्लाइड। अब आपने इस स्लाइड के ऊपर ही तो अभी अप्लाई किया है, और इसके अंदर एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट ऑल इंक इन प्रेजेंटेशन। अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आपने बाकी जगह पे भी इंक को अप्लाई किया होगा, तो आप उनको इस ऑप्शन के थ्रू एक ही बार में हटा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन उस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सारे ऑप्शंस यहां से हट जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू टैब के इन सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को एक बार रिव्यू कर सकते हैं कंप्लीट होने से पहले। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।